आज का हमारा टॉपिक है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। इसमें जो हमारा ये पूरा चैप्टर है ये ओरस्टेड के एक एक्सपेरिमेंट के बाद ही शुरुआत हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या था मैं उसको बता दे रहा हूं कि उन्होंने क्या किया कि एक चालक लिया जिसमें कोई धारा नहीं बह रही है, उसके पास उन्होंने ले गए चुंबकीय सुई। तो चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप नहीं हुआ। फिर क्या किया उन्होंने, उस जो हमारे पास चालक था उसमें धारा का प्रवाह करवाया। जब धारा उस चालक में धारा का प्रवाह होने लगा, उसके पास जो हमारा चुंबकीय सुई है उसको ले जाया गया, तो उसमें क्या पाया गया, विक्षेप पाया गया। फिर उन्होंने क्या किया, अगर पहले धारा की दिशा इधर से इधर थी तो उन्होंने धारा की दिशा विपरीत कर दी, यानी इधर से इधर कर दिया। तो देखा जो उसमें चुंबकीय सुई में जो विक्षेप है अब दूसरे डायरेक्शन में हो गया। यानी अगर पहले इस दिशा में उसमें विक्षेप हुआ है तो दिशा को विपरीत करने पे इस दिशा में क्या हो रहा है, विक्षेप हो रहा है। तो इन्होंने क्या बताया, ओरस्टेड ने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई चालक है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब आइए आगे बात करते हैं। हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लॉरेंज बल, यानी अगर हमारे पास एक समान कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र है तो अगर वहां पे कोई आवेश है गतिमान अवस्था में है तो उस पर एक बल लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे चुंबकीय बल, और इसी बल को हम बोलते हैं लॉरेंज बल। ये होता क्या है, कितना होता है, इसको मैं बता दे रहा हूं। यहां देखिए, मैं इस चीज को एक नेक्स्ट स्लाइड में बता दे रहा हूं। यहां पे चलिए यहीं पे बता दे रहा हूं। हमारे पास एक रीजन है जहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की तरफ है, यानी अंदर की तरफ उसकी दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की। यहां पे हम मान ले रहे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको बी से लिखते हैं, यानी हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा एक क्या सदिश राशि है। हमारे पास एक आवेश है Q, और यहां पे देखिए अभी मैं क्या किया, इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया हूं, यानी इस कंडीशन में इनके बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है। अगर मैं जनरल बात करूं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, ऐसा हमारा इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है B, और इस पे एक आवेश जो है Q हमारा ऐसे जा रहा है V स्पीड से, हमारा Q चार्ज जिसका द्रव्यमान m है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना के इस दिशा में गतिमान है। तो इस पे जो बल लगेगा वो लॉरेंज बल होगा, और ये जो बल हमारा होगा F वो बराबर होगा, देखिए मैं यहाँ पे सदिश लिख रहा हूं, आवेश और जो वेग है, वेग सदिश और चुंबकीय सदिश का सदिश गुणनफल के बराबर होगा। अब देखिए Q V सदिश क्रॉस B सदिश। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में लिखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, QVB साइन थीटा। इतना इस पे क्या लगेगा, हमारा बल लगेगा। अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख लिए, पर यहाँ पे बल की दिशा की बात अगर होगी तो बल की दिशा निकालने के लिए हमारे पास कई नियम है जो हमने आगे दिया गया है, उसको हम लोग वहां पे पढ़ लेंगे। आइए देखते हैं। इसमें कुछ स्थिति बन रही है, जैसे कि कोण के आधार पे कितनी स्थिति बन सकती है। पहली चीज जो हमारे पास यहां दिया गया है कि अगर मान लेते हैं हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और जो हमारा आवेश है, आवेश हमारा इस दिशा में गतिमान है, Q आवेश द्रव्यमान m है। अब इस जो है कंडीशन की बात करूं, इस केस के बारे में बात करूं तो इनके बीच क्या है, कोण 90 डिग्री है। तो इन पे जो बल लगेगा इस पे वो कितना होगा, QBB साइन 90, यानी कितना हो जाएगा, QBB, यानी ये हमारा क्या है, अधिकतम बल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत किसी आवेश को V वेग से गुजारें तो उस पे जो है अधिकतम बल लगेगा। दो और कंडीशन बनती हैं और हम तीसरे, यानी हमारे पास ओवरऑल 4 कंडीशन बन रही हैं। 4 केस के बारे में हम देखेंगे। अब देखिए दूसरी केस क्या है, दूसरी स्थिति हमारी है कि मान लेते हैं हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में है B, और इसी दिशा में हम आवेश को क्या कर दें, गुजार दें, यानी इसी दिशा में हमने आवेश को V वेग, आवेश Q मास m, इसी जो है दिशा में हमने इस आवेश को जो है V वेग से मूव करा दिया। अब इस पे जो बल लगेगा बच्चों, यहां देखिए, यहां पे जो हमारा बल होगा इस पे क्या हो जाएगा, QBB
साइन 0, क्योंकि हमारे पास वेग सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है दोनों के बीच का कोण क्या है, 0 है। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं यहाँ 0 लिखूं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पर तीसरी जो है हमारे पास कंडीशन क्या दिया गया है, एक हम यहाँ पे और केस ले रहे हैं। अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और हम आवेश को इसके विपरीत दिशा में गत करा दें तो इसके बीच क्या होगा, थीटा 180 और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो उस कंडीशन में भी जो बल लगेगा QBB साइन 180 ये भी हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को रुका हुआ छोड़ दें तो उसमें कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा अगर V 0 कर दिया जाए तो QBB साइन थीटा अगर मैं लगाऊं यहाँ पे तो मैं साइन थीटा की बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर हमारे पास V ही 0 हो गया यानी वेग ही 0 हो गया तो क्या होगा, यानी हमारा इसमें कोई बल नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश रुका हुआ है तो उसमें कोई चुंबकीय बल नहीं लगता है। आगे बात करते हैं। अब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय बल की जो दिशा है, यानी अगर हम किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में गुजार रहे हैं तो उसमें जो बल लग रहा है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, उसके पास हमारे पास यहाँ पे 2 नियम दिए गए हैं। पहला नियम देखते हैं, दाएं हाथ के पेच का नियम। यहाँ पे पहला नियम क्या कहता है इसको समझते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है, इस नियम के अनुसार यदि कोई पेच को V से B की ओर दाहिने हाथ से, V से यानी वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या किया जाए, दाहिने हाथ से घुमाया जाए तो पेच को बढ़ने की दिशा बल की अनुदिश होगी। अब इस बात को समझो, हमारे पास दाहिना हाथ है, मान लेते हमारे पास पेच है। अगर हम इसको इस तरीके से मोड़े ऐसे, इसका मतलब पेच क्या जाएगा, अंदर जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से मोड़े, देखिए इस तरीके से, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से, तो पीछे आएगा पेच। तो अब इस दिशा कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। मान लेते हैं कि हमारे पास अंदर की तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है B, ठीक है, अंदर की तरफ, यानी जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की तरफ है। और हमारे पास जो वेग की दिशा है वो ऐसी है। आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारे वेग की दिशा ऐसी है, V वेग से जा रहा है। एक ये हमारे पास उदाहरण हो सकता है इसका, या मैं इसको एक सिंपल उदाहरण से बात करूं तो हमारे पास अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है B और जो हमारा कण है वो B वेग से इस दिशा में गतिमान है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास जो दाएं हाथ के पेच का नियम है, क्या करेंगे हम, देखो B से V की ओर। अब पेच हमारा क्या है, इधर मैंने पेच लगाया, इस पे किधर मोड़ना है, V से V की दिशा में, V से B की दिशा में, यानी इधर इधर मोड़ना है, इधर। देखिए अगर उधर मोड़ेंगे तो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, यानी इसमें जो बल लगेगा वो किधर होगा, बल अंदर की तरफ होगा। पर हमारे लिए सबसे उपयोगी जो है दूसरा जो नियम है वो है जिसको हम लोग बोलते हैं दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, बहुत आसान सी चीज है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। यदि हम दाएं हाथ की उंगलियां V से B की तरफ मोड़े, देखिए जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और हमारे पास जो आवेश है वो यहां से इस दिशा में जा रहा है। ये देखिए V जो है इससे थीटा को एंगल बना के, कोण बना के आवेश जो है हमारा इधर जा रहा है, गतिमान है चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसका जो दूसरा नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं दाएं हाथ का नियम, वो ये कहता है अगर हमारे पास, ये मान लेते हैं हमारे पास उंगलियां हैं, ये हमारा अंगूठा है, हम क्या करेंगे, हम पहले वेग की दिशा से में सारी अंगुलियां रखेंगे। अंगुलियां जो हमारे पास ये अंगुलियां हैं और इस अंगूठे के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, V से B की तरफ मोड़ेंगे, V से B की तरफ मोड़ेंगे, जो अंगूठा का दिशा होगा वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो यानी हमारे पास चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, अंदर आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला है, अब यहाँ देखिए हमारे पास एक उदाहरण है जिसको समझते हैं। उदाहरण में दिया गया है हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है B वो दिया गया है 3I + 2J। अब देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला भी बोलते हैं, और जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र पे जो आवेश है ना, जिस आवेश को गुजारा जा रहा है V वेग से, इतने से आवेश का जो परिमाण है वो है 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। अब इस पे जो हमारा वेग है वो कितना है, 5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कह रहे इस पे कितना बल लगेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए बल के लिए क्या करेंगे, हमारे पास वेग सदिश की तरह दिया गया है, बल बराबर होगा Q वेग सदिश क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा यानी B की दिशा। अब देखिए क्या करेंगे,
F इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा Q की वैल्यू हमें पता है, V कितना दिया है हमारा 5 × 10 की पावर 5, किधर I, क्रॉस किसके साथ है हमारा B के साथ 3i + 2j। अब देख क्रॉस प्रोडक्ट यानी जो हमारा सदिश गुणन है उसमें क्या करते हैं, पहले i का i के साथ होगा तो यानी क्या होगा i क्रॉस i क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पर i का j के साथ करेंगे तो क्या होगा i क्रॉस j हमारा क्या होता है k आता है, यानी हमारे पास इसमें सिर्फ इसका गुणा होगा क्योंकि इसका जो गुणा होगा वो 0 आएगा, सिर्फ इसका जब गुणा होगा तो कितना आ जाएगा q, और यहाँ पे i इसकी वैल्यू है 5 10 की पावर 5 × 2 i क्रॉस j क्या होगा हमारा k आ जाएगा। अब यही हमारे पास बल होगा, यहाँ पे क्या करिए q की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास आ जाएगा आंसर। आगे बढ़े, अगला हमारा क्या है, कराई के चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है, इसको देखते हैं। यहां पे कह रहा है कि अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र, हमारा क्या है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर किसी आवेश को, मान लेते हैं हमारे पास एक आवेश Q है, मैं इसको इसकी आइए देखें, हमारे पास ये आवेश क्या है Q है। अभी देखिए अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी क्या है हमारा यहां पे इस दिशा में, चलिए मैं इसमें इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूं, अभी इस दिशा में जो है हमारा एक गतिमान है, देखिए इस दिशा में। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां इस दिशा में गतिमान है, अभी यहां की बात करूं इस दिशा में गतिमान है, यहां इस दिशा में। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो इस दिशा में गतिमान है, इस बिंदु पे इस दिशा में गतिमान है। आइए हर एक बिंदु पे देख लेंगे। अब देखिए इसमें जो बल लगेगा ना, अगर हमारा ए इस दिशा में अभी गतिमान है, इस दिशा में तो V है, तो चुंबकीय क्षेत्र की अंदर की तरफ है, V क्रॉस, यानी क्रॉस क्या करेंगे V, इस पे बल की दिशा इधर आएगी। अब यहां देखिए V इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B हमेशा क्या, हमेशा वेग के लंबवत हमारा क्या आएगा बल आएगा। जब भी हमेशा अगर हमारे पास वेग क्या, वेग तो हमारा बढ़ ही नहीं रहा है क्योंकि बल जो है लंबवत लग रहा है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हमारे किसी वेग के लंबवत बल लगे तो इसका मतलब यह है कि उसका जो परिपथ होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा, यानी वृत्ताकार होगा। तो यहां देखें, यानी ये क्या करेगा, वृत्ताकार पथ पे चलेगा। तो बताइए इस पे जो बल लग रहा है कितना हो जाएगा, QVB। इस पे जो बल लगेगा होगा QVB sin 90 यानी sin 90 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब देखिए यही अगर सर्कल में गति कर रहा है, इसका मतलब यही बराबर किसके होगा, mv² बटा r के। अगर इसकी मैं त्रिज्या बोलूं r है तो यानी mv² r के बराबर होगा। अभी लंबवत बल, अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं यहां r हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा mv/qb। अगर मैं बात करूं एक चक्कर लगाने में जो समय लगाएगा कितना होगा, अगर मैं t बोलता हूं आवर्त काल, तो क्या हो जाएगा 2πr, ये पूरी जो है दूरी अपान वेग क्या है, यानी हमारा v है। 2πr की वैल्यू क्या आई है, mv/qb, और नीचे v है तो v से v कैंसिल हो गया, t हमारा आ गया 2πm/qb। देखिए जो इसका समय है यानी आवर्त काल जो है, अगर मैं बात करूं एक चक्कर लगाने का समय है t, वो इस बात पे नहीं निर्भर कर रहा है कि कितने वेग से इसमें जो है गतिमान कराया गया है, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे निर्भर कर रहा है कि जिस आवेश को यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत गत कराया गया है उसका द्रव्यमान कितना है और उसका उस पर आवेश कितना है, और वहां पे चुंबकीय क्षेत्र यानी हमारा चुंबकीय क्षेत्र कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज हमने आपको पहले बता दिया, अभी जल्दी से बता दिया मैंने, परिक्रमण काल। परिक्रमण काल ज्यादा अच्छा वर्ड है आवर्त काल से, तो ध्यान रखिएगा हम बोलेंगे परिक्रमण काल। अब इस पूरी चीज को मैंने बता दिया। एक चीज होती है आवृत्ति। आवृत्ति हमारा क्या होता है 1 आवर्त यानी परिक्रमण काल, तो यानी 1 परिक्रमण काल, इसका उल्टा कर देंगे हो जाएगा हमारा आवृत्ति आ जाएगी। तो यहां देखिए एक चीज लिखा गया, आवृत्ति कण के वेग पर निर्भर नहीं करता, कण की चाल बढ़ने पर उसकी त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि कण का आवर्त काल और आवृत्ति नियत रहती है। हमने आपको पहले बता दिया वेग पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। आइए यहां देखते हैं कुछ विशेष स्थिति के बारे में। चलिए हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर हम किसी आवेश को 0 डिग्री पे, अगर 0 यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, अगर हम आवेश को इधर ही गति करा दें, इस पे बल क्या लगेगा, इस पे कोई बल नहीं लगेगा। अगर इसकी विपरीत दिशा में आवेश को गति करा दें
तो भी क्या होगा, इस पे भी बल क्या होगा हमारा, 0 होगा। अगर हम लंबवत अगर हम गति करा दें तो जो हमारा r की वैल्यू आती है, जो त्रिज्या जो हमारा आएगा उस पर उस टाइम बल लगेगा, अधिकतम बल होगा। 3 केस के बारे में हमने पढ़ लिया। चौथा केस क्या है कि मान लेते हैं अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इसको मैं सारा कुछ यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारा, चलिए इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ये हमारे पास इधर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, सीधी रेखा है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब आइए देखते हैं, ये हमारा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। हमने क्या किया, एक आवेश को ऐसे गति कराया कि वो आवेश है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। अगर ऐसे गति कराएंगे तो क्या होगा, इसका अगर यहां से थीटा कोण पे, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे हमने गति कराया, इधर एक बल लगे, इधर एक इसका वेलोसिटी का अवयव होगा v cos थीटा, सॉरी v sin थीटा इधर हो जाएगा हमारा, v sin थीटा हमारा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा v sin थीटा, और इधर वाला क्या होगा v cos थीटा। अब देखिए जो v sin थीटा है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, तो यानी इसकी वजह से क्या होगा, वृत्ताकार पाथ होगा, और इसी वजह से आगे बढ़ेगा, तो यानी इसका परिपथ कैसा हो जाएगा, इसका परिपथ ऐसा हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कुंडलिनी पथ। इस तरीके का पथ हो जाएगा, और जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी r हो जाएगी mv sin थीटा, यानी जो लंबवत जो वेग है वो वाला आ जाएगा mv sin थीटा पान क्यूब, आवर्तकाल वही रहेगा। एक चीज होता है कि एक वृत्ताकार पथ जब कंप्लीट करता है, जो दूसरे वृत्ताकार पथ जब वही आता है, तो जो बीच की दूरी होती है इसको बोलते हैं पिच। पिच किसके बराबर होगा, पिच बराबर होगा इसका जो इस दिशा में हॉरिजेंटल डायरेक्शन, यानी अगर मैं बात करूं कि जो है क्षैतिज दिशा में जो इसका वेग है v cos थीटा, और जो टाइम लग रहा है यानी परिक्रमण काल, उसके बराबर होगा हमारा पिच। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी विशेष स्थिति हो गई है विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, इस बात को समझे कि अगर मैं बोलूं आपको यहां पे अगर चुंबकीय क्षेत्र है, चलिए यहां पे अगर चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास है, यहां पे अगर चुंबकीय क्षेत्र हमारा है B मान लेते हैं, अगर यहां पे कोई हमारे पास चालक है, तो इस पे क्या होगा, मान लेते I धारा बह रही है इसमें, ठीक है, इसमें जो बल लगेगा, बल बराबर हो जाएगा I इस चालक की लंबाई L B यानी चुंबकीय क्षेत्र और उनके बीच का जो कोण है sin थीटा। जो L की डायरेक्शन लेंगे वो इसी डायरेक्शन में लेंगे, यानी जो L की दिशा होगी वो I की दिशा में ही लेंगे, तो यानी ILB sin थीटा। यही हमारा क्या होगा, ILB sin थीटा, इस पे बल लगेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के। हमारा अगला है कि कुछ विशेष स्थिति के बारे में बात करते हैं। अब देखिए हमारे पास पहली स्थिति ये है कि जो बल लग रहा था वो लग रहा था ILB sin थीटा, यानी जो I की दिशा है और B की दिशा है उनके बीच का कोण बोल सकते हो, या उससे बेहतर है कि आप ये बोलो कि जो हमारा L है और B की जो दिशा है उनके बीच का कोण। अब हमारे पास विशेष स्थिति में पहला है कि अगर इनके बीच का कोण क्या हो, 0। अब निकाल लेते हैं, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी बल हमारा 0 हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या है, अगर इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो हमारा क्या होगा, ILB के बराबर हो जाएगा, यानी अधिकतम बल हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तीसरी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अगर हमारे पास थीटा क्या हो, 180 हो, तब भी हमारा क्या होगा, इस पे कोई बल नहीं लगेगा, 0। तो हमने बाकी 3 स्थिति के बारे में बात कर लिया, 2 यहाँ पे गिवन है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक क्या होता है। मात्रक यहाँ पे बहुत हम लोग इजी वे में देख सकते हैं। अभी हमने देखा जो हमारे पास बल था वो लग रहा था ILB के बराबर, तो यहां से B को हम लोग लिख सकते हैं F/IL। अब बताइए अगर मैं इसके मात्रक के बारे में बात करूं तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, धारा का क्या एम्पियर, और लंबाई का मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर। अब यहाँ पे हम लोग बीमा के भी बारे में बात करें, क्योंकि हम लोग आगे बीमा के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ जो बीमा की यहाँ बात किया गया है हम लोग वहीं पे देख लेते हैं बीमा क्या होगा। आइए देखें, मैं बात करता हूँ बी के बीमा के बारे में, यानी चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होगी। तो जो बल की बीमा होती है वो क्या होती है, MLT⁻²। ये सबको पता होगा। आगे एम्पियर और मीटर क्या, L,
L हमारा हो गया, तो यहां से आ गया m a की पावर -1 t की पावर -2। ये हमारा आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमा यानी बीमी सूत्र। जो यहां पे लिखा गया है उस सारी चीज को मैंने इसके पहले एक्सप्लेन कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है वो है कि विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। अभी हमने देखा उस पर अगर हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पे कोई धारा है, यानी अगर कोई चालक है उसमें तो कोई धारा बह रही है तो उस पर एक बल लग रहा था, तो बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। बल की दिशा ज्ञात करने के हमारे पास पहला जो है वो है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अभी तुमने दो दाएं हाथ का नियम देख लिया, बट यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो ये कहता है यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को, यानी तीनों अंगुलियों की बात कर रहा हूं यहाँ पे, मिडल और इसके बगल वाली और हमारे अंगूठा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखा जाए इस तरीके से। देखिए आपको दिख रहा होगा, तीनों एक साथ तो लंबवत नहीं दिख सकते, पर आपको इस तरीके से देखिए दो लंबवत है ए और ए। अगर आप इधर देखेंगे तो ए और ए लंबवत दिख रही है, यानी ए और ए। तो तीनों को क्या रखना है, लंबवत रखना है। आगे क्या बोलता है, इस प्रकार फैलाएं कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में और बीच वाली उंगली, देखिए पहली उंगली जो है ना ए वाली, वो क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, और बीच वाली उंगली आई धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो अब इसी को हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहां पे मैं बात करता हूं, मान लेते हैं इस दिशा में हमारे पास धारा बह रही है और जो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, अंदर की तरफ है मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो देखिए यहाँ पे तीनों उंगलियों को हमने क्या किया, लंबवत रखा है। तो जो हमारा पहला दिया गया है बी को क्या रखना है, जो पहली उंगली है उसको क्या रखना है, बी की दिशा में, दूसरा में आई की दिशा में, यानी इधर धारा बह रही है। तो अब देखिए अंगूठा क्या है, इधर आ रहा है ना, इस पे बल इधर लगेगा। ये हमारा क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो अगला जो हमारा नियम है वो है दाएं हाथ के हथेली का नियम। इसमें क्या कहा जाता है कि देखिए यहाँ पे बल, चुंबकीय क्षेत्र और आई तीनों के बारे में बात किया गया है। इनका सिंपल सा कहना यह है कि अगर हमारे पास कोई धारा, किसी चालक में धारा अगर ऐसे बह रही है, इस तरीके से धारा बह रही है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो मान लेते हैं इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र जो है हमारा वो इस दिशा में है मान लेते हैं। दो देखें यहां पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, आई हमारा इधर हो गया। तो बल अगर हमें इस बिंदु पे निकालना है, मान लो किसी बिंदु पे हमें बल निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए यहां पे हम करेंगे क्या, अंगूठे क्या होगा, अंगूठा हमारा धारा की दिशा तथा फैली हुई उंगलियां जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगूठा हमारा धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होंगी, फैली हुई उंगलियां हमारी होंगी, और जो ए वाला आएगा इसके लंबवत जो होगा उधर हमारा बल लगेगा। यानी बल किधर लगेगा, अंदर की तरफ बल लगेगा। इस तरीके से हमारा दाएं हाथ के हथेली का नियम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो नया आर्टिकल है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल जिसको बोलते हैं। इसी की मदद से हम एम्पेयर की परिभाषा को बताएंगे आपको। चलिए आइए देखिए, हमारे पास यहाँ पे तार दिए गए हैं और उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी देखिए हम इस डायग्राम को नहीं लेंगे, ये हमारा इसको निगलेक्ट करते हैं, बस एक डायग्राम को लेते हैं और ये भी मैं खुद बना के आपको बता दे रहा हूं। हमारे पास एक इधर और ये दूसरी हमारे पास दो धारावाहिक चालक है, दो चालक हैं जिसमें हमारी धारा इसमें I1 बह रही है और इसमें I2 बह रही है, और इनके बीच की जो दूरी है वो D है। यहां देखें इनके बीच की दूरी क्या है, हमारी D है। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वजह से यहां जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी किधर होगी, अंदर की तरफ होगी यहाँ पे, ठीक है, B1, और इसकी वजह से इस तार के पास क्या होगा, बाहर की तरफ होगा चुंबकीय क्षेत्र B2, बाहर की तरफ। ये हम जानते हैं ना कैसे निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये तो हम तो पहले भी जान चुके हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं। अब इस पे भी बल लगेगा, इस पे भी बल लगेगा, क्योंकि ये भी हमारे पास एक चालक है जहां पे एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो इधर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा,
हमें पता है जो बल होता है वो होता है F = I L क्रॉस B, यही होता है। तो हमारा जो हम लोग लेंथ लेंगे वो क्या लेंगे, धारा की दिशा में L क्रॉस B, अंदर की तरफ क्या चुंबकीय क्षेत्र है, यानी इस पे बल इधर लग रहा है, इसको बोलेंगे बल किस पे, 2 पे, किसकी वजह से, 1 की वजह से। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, L क्रॉस B, यानी इस पे बल इधर लगेगा, बल किस पे, 1 पे, किसकी वजह से, दूसरी की वजह से। अब ये दो बल क्या हो रहे हैं, एक्चुअली दोनों जो बल होते हैं ना F12 ये बराबर होते हैं, पर इनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। अगर इस पे इधर बल लग रहा है तो उस पे क्या लग रहा है, इधर बल लग रहा है, पर दोनों बल बराबर होंगे। और ध्यान रखने वाली बात है, अगर दोनों में सेम दिशा में धारा बह रही है तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। अगर यही इनके बीच का जो दिशा है कोई विपरीत होती तो इनके बीच क्या होता, हमारा प्रतिकर्षण बल होता। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। और जो बल होता है, ये जो बल पर एकांक लंबाई का जो बल होता है वो होता है μ0/4 पाई I1 I2 बटा इनके बीच की दूरी r। इतना बल यहाँ पे पर यूनिट लेंथ, यानी एकांक लंबाई पे इतना बल लगेगा। यही आगे दिया भी गया होगा, देखिए यहाँ पे प्रति एकांक लंबाई पे बल इतना लगता है। अगर I1 I2 I के बराबर हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा। वही यहाँ पे दिया गया है। यदि दो समांतर तारों को धाराएं एक ही दिशा में हो तो तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यदि धाराएं विपरीत दिशा में हो तो क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। बल इतना ही लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं एक समान वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की में स्थित धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। अब है क्या यहां समझिए, यहां हमारे पास, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बना दे रहा हूं, ट्राई करूंगा बनाने का। ये हमारे पास क्या है, चलिए ऐसे करते हैं ना, इसको हम लोग थोड़ा सा बस एडवांस ट्राई करेंगे बना ले, ताकि हमें चीज अच्छे से दिखें। ये हमारे पास एक वायर है। अब देखिएगा इस पे जो एक वायर हमारा ये है, पहले हम इन दो वायर के बारे में बात करते हैं। तो इस पे जो धारा की दिशा है इधर है, इधर पे इधर है, और चुंबकीय क्षेत्र इधर है। तो बताइए इस पे बल क्या होगा, L, और क्या करेंगे क्रॉस B, चुंबकीय क्षेत्र क्या इधर है, तो इस पे बल अंदर की तरफ लग रहा है। इस पे बल क्या लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है F1। और इस पे क्या बल लगेगा, चुंबकीय यहाँ पे धारा इधर जा रही है, इधर क्या होगा L, पर इधर करेंगे ना L, देखिए यहाँ पे नीचे जा रहा है ना L, तो क्या क्रॉस B, किधर आएगा बल, बाहर की तरफ से बल आएगा F2। तो ये दोनों बल क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। पर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इधर हमारा L होगा, इधर चुंबकीय क्षेत्र है L क्रॉस B, इधर ऊपर बल लगेगा, उतना ही बल इसमें नीचे लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पर ये जो दोनों बल है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक बलयुग्म लगाएंगे। ये दोनों बल क्या करेंगे, ये बलयुग्म क्या करेंगे, इन दोनों बलों का जो बलयुग्म आघूर्ण होगा, जिसको हम लोग टाउ से लिखते हैं, वो बराबर किसके हो जाएगा, इस पे बल कितना लग रहा है ILB। अगर इसकी लंबाई क्या है I, अगर L है तो ILB, ठीक है ना, क्या ILB साइन थीटा। अगर इसके n जो हमारा लूप है उसके जो है n टर्न हो, यानी n नंबर इसके हैं, तो क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। इतना क्या लगे इस पे, इतना इस पे बलयुग्म लगेगा, यानी बलयुग्म का जो आघूर्ण है वो इतना लगेगा। अब देखिए जो हमारे पास n फेरे हूं तो हमारा क्या हो जा रहा है, n से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। बहुत आसान चीज है। आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है विशेष स्थिति, स्पेशल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसी कंडीशन होती है इसमें हमारे पास इस तरह का चुंबक होता है जो हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, इसकी जो लाइन होती है ना जो यहाँ पे फेरे हैं हमारे, उसके हमेशा क्या होगी, लंबवत होगी, हमेशा क्या होगी, लंबवत। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो क्या होता है कि वो हमेशा क्या होगा, वो जो हमारा प्लेन है उसके क्या होगा, हमेशा उसके इस कंडीशन में होगा, ताकि जो है जो उस पे बलयुग्म का आघूर्ण लगे वो मैक्सिमम लगे, NIB साइन थीटा। NIA क्षेत्रफल तो हमने भूल गया, NIA B साइन थीटा, पर जो हमेशा इसमें बलयुग्म लगेगा वो लगेगा NIAB। हमेशा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निलंबित कुंडली धारा मापी। देखो धारा मापी हमारे पास दो तरीके की होती है। अगर मैं बात करूं चलन धारा मापी जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा हो गया निलंबित कुंडली धारा मापी। एक कैसे काम करता है इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ये होता क्या है कि चल कुंडली या
निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत यह है, जब किसी कुंडली में प्रबल एवं अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के पारस्परिक क्रिया के कारण कुंडली में एक बलयुग्म कार्य करता है, और वो जो बलयुग्म है उसको क्या करता है, घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने की चेष्टा करता है। तो उस पर जो बलयुग्म लगता है वो कितना लगता है, NIAB sin थीटा, इतना बलयुग्म उस पर लगेगा। वो हमेशा चाहेगा क्या करे, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उसको ला पाए। अब देखिए इस पे इसका अलग अलग चीज क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। इसका जो अगला हमारा है कि इसको बनाया कैसे गया है, तो देखिए यहाँ पे दो हमारे पास चुंबक है। ध्यान रखिएगा ये चुंबक बहुत ही पावरफुल होते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो लूप है जो बनी बनाई है। यहाँ पे एक स्प्रिंग से लगाया गया है। ऊपर हमारा एक मिरर होता है, अवतल दर्पण। तो सारी चीजें मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या किसका काम है। देखिए यहाँ पे जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है ए बी सी और डी, ठीक है ना। एक आयताकार कुंडली होती है जो तांबे के पतले विद्युत रोधी तार को एल्युमिनियम से बने फ्रेम क्या हमारा एफ है पर अनेक फेरों में लपेटकर बनाई जाती है। यह कुंडली एक शक्तिशाली नाल चुंबक, ये हमारा क्या होता है, नाल चुंबक हमारा इस तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये नाल चुंबक से क्या हो, इसको हार्सू भी बोलते हैं, से ध्रुवखंड यानी पोल पीसेज एन और एस के बीच चुंबक के बिना स्पर्श किए फास्फर ब्रांच से के एक बारीक तार एफ, देखिए हमारा एफ से क्या किया गया, द्वारा लटकाया जाता है। इस तार के ऊपरी सिरा एंटेंसिड्स यानी टॉर्सियन हेड टी से जुड़ा होता है, यहाँ पे हमारा टी है उससे जुड़ा होता है। कुंडली में थोड़ा ऊपर इसे लटकाने वाले तार निलगित कुंडली एक छोटा अवतल दर्पण ये हमारे पास है, एम धारा मापी लगा रहता है, जिसकी सहायता से कुंडली में विक्षेप, लैंप और स्केल की गणना की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थ्योरी क्या होता है इसका। तो हम लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख ले रहे हैं। होता क्या है कि इस पे जो टॉर्क लगता है यानी जो हमारा बलयुग्म का आघूर्ण है वो कितना है, NIAB sin थीटा, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। पर हम उसको ऐसे रखते हैं ताकि इसमें क्या हो, बलयुग्म हमेशा जितना ज्यादा लग पाए वो लगना चाहिए। कितना हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा NIAB, ये बराबर होगा C इंटू थीटा के, क्योंकि यहाँ जो स्प्रिंग है ना, जो स्प्रिंग अगर ए घूमेगा तो स्प्रिंग भी घूमेगी, तो टॉर्सियल जो कांस्टेंट होता है हमारा वो आएगा। यहाँ देखिए यहाँ जो हमारा थीटा होगा, जो विक्षेप आएगा वो आ जाएगा NIAB/C। इस सिद्धांत पे काम करता है। देखिए यहाँ पर थीटा जो हमारा आया, जो विक्षेप आया है वो I के समानुपाती है, यानी अगर धारा ज्यादा बढ़ेगी तो विक्षेप भी बढ़ेगा। इस नियतांक को गैल्वेनोमीटर नियतांक कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कुंडली में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। इस नियतांक को क्या बोलते हैं, इस पूरे नियतांक को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर नियतांक। इस पूरे नियतांक को क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर नियतांक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, किलकित कुंडली धारा मापी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है हमारा, जो हमारा किलकित कुंडली धारा मापी है। अब इसको सुविधा के लिए प्रयोगशाला में किलकित कुंडली धारा मापी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, उसके पीछे रीजन है कि ये थोड़ा छोटा होता है और हमारे लिए आसान भी होता है। यह निलंबित कुंडली में कम सुग्राही होती है परंतु अधिक सुविधाजनक होता है। सुविधाजनक का मतलब जो हमारे पास इजी वे हम जिनको ले जा पाए वो हमारे पास क्या सुविधाजनक होता है। हम कोई बहुत बड़ी जो है युक्ति नहीं ले जा सकते कहीं पे। अब देखिए कैसे क्या होता है, यहाँ पे हम दो हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे एक चुंबक यानी हमारे पास नॉर्थ और साउथ होता है। अब देखिए करता क्या, कैसे काम करता है, ये स्प्रिंग से एक लगा होता है। अब देखिए इस पे क्या लगता है, एक बलयुग्म लगता है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब ए घूमेगा तो ए भी क्या होगा, अभी जीरो पे है तो ए भी घूमेगी, धारा बहेगी इसमें जब धारा बहाएंगे तो ए भी घूमेगा हमारा। तो इस तरीके से काम करता है। अब आइए देखते हैं, वही जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से यहाँ भी काम होता है। जिसपे बलयुग्म लगता है, बलयुग्म का आघूर्ण लगता है NIAB लगता है, और यही बराबर होता है C थीटा के, यानी जो हमारा स्प्रिंग है उसके कांस्टेंट जो थीटा। अगर हमारा स्प्रिंग थीटा रोटेट हुआ है C थीटा यूज करेंगे तो यहाँ से आगे जो हमारा थीटा आया था वो आ जाएगा NIAB/C।
देखिए हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू थीटा बाई आई इक्वल टू लिख सकते हैं एन बी ए बाई सी। इसी को हम लोग बोलते हैं एस आई, यानी एस आई हमारा क्या हो गया, हमारा थीटा बाई आई हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं एस आई इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए बाई सी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा एस आई होता है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं यदि किसी गैल्वेनोमीटर में आई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें थीटा विक्षेप उत्पन्न होता है तो रास जो थीटा बाई आई है वो गैल्वेनोमीटर की क्या होता है, सुग्राहिता होती है, धारा सुग्राहिता जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा जो है हमारे डिवाइस समझ लो काम कर रहा है। कही जाती है यदि दी गई धारा के लिए विक्षेप का मान जितना अधिक होगा गैल्वेनोमीटर उतना ही अधिक सुग्राही होता है। बहुत आसान थी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अतः गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। अभी हमने देखा है, यहां देखें हमारे पास जो धारा सुग्राहिता आई है थीटा बाई आई, देखिए क्या आई है, थीटा बाई आई जो हमारा आया है वो आया है एन बी ए अपान सी। तो अगर हमें सुग्राहिता बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ फेरे यानी जो हमारा एस आई के बराबर है, अगर नंबर ऑफ फेरे जो है इसके कुंडली में तार के फेरे की संख्या एन अधिक होगी, जितना ज्यादा होगी उतना क्या होगा, हमारे सुग्राही होगा, अधिक होनी चाहिए। कुंडली का क्षेत्रफल ए भी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। किंतु एन और ए को अधिक करने की भी एक सीमा है, इन्हें बहुत अधिक बढ़ाने के लिए चुंबक का आकार बढ़ाना होगा। अब देखिए बी का मान बहुत अधिक होना चाहिए, बी क्योंकि समानुपाती है, इसके लिए कोबाल्ट स्टील के शक्तिशाली चुंबक व्यवहार में लाए जाते हैं। चौथा हमारा क्या, सी का मान कम होना चाहिए, इसके लिए कुंडली को लटकाने वाला तार बहुत पतला और लंबा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चल कुंडली धारा मापी का वोल्टेज सुग्राहिता, ठीक है ना। वोल्टेज सुग्राहिता की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है तो कुंडली के सिरे के बीच का वोल्टेज क्या हो, वी हो, और रास थीटा बाई सी जो हमने अभी बताया है का वोल्टेज सुग्राहिता एस भी कहते हैं। यदि कुंडली का प्रतिरोध आर हो तो वी इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई आर होता है, हमें सबको पता है। तो याद देखिए अगर थीटा बाई वी हमें लिखना हो तो क्या करेंगे, थीटा बाई आई आर करेंगे, क्योंकि वी इक्वल टू क्या है हमारा आई आर है, तो क्या हो जाएगा, थीटा रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे थीटा, जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं बात करूं आई को क्या लिख सकते हैं, याद करिए अभी हमने आई देखा था, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देना ऐसे, जो थीटा बाई वी है इसको लिख देंगे क्या, एन ए बी बाई सी आर। तो यहां से देखें हम लोग लिख सकते हैं एस बी, यानी जो है वोल्टेज सुग्राहिता जो है हमारा, इसको लिख सकते हैं क्या, थीटा बाई बी, ये हमारा बराबर किससे आ गया, एन ए बी अपान किसके, सी आर के। अब देखिए यहां पे हम लोग इसमें विशेष पॉइंट भी देख सकते हैं। अच्छा चलिए यहाँ पे आगे नहीं गिवन है, पर यहां से हम लोग वोल्टेज की सुग्राहिता निकाल सकते हैं। एन मानी हमारे क्या फेरों की संख्या होगी, ए हमारा क्षेत्रफल हो गया, बी हमारे वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई, और हमारे पास आर जानते ही हम लोग क्या प्रतिरोध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धारा सुग्राहिता एवं वोल्टेज सुग्राहिता में संबंध क्या होता है। धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता में क्या संबंध होता है एक बार देखते हैं। यहां पर दिया है, हमने मुझे पता है थीटा बाई वी जो हमारा वोल्टेज सुग्राहिता है वो क्या है, देखिए एन ए बी बाई सी इंटू 1 बाई आर। अब मुझे बताइए आप लोग, उसमें हमने इसी को क्या बोला था, यही हमारा क्या था, थीटा बाई आई था, थीटा बाई बी क्या होगा, थीटा बाई आई इंटू 1 बाई आर। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज सुग्राहिता है वो क्या है, धारा सुग्राहिता अपान क्या होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा, अपान रेजिस्टेंस के बराबर होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा। आगे बढ़ते हैं, हम अगला आर्टिकल देखते हैं। हम बात करते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के गुण एवं दोष। इसके गुण और दोष देखते हैं हम लोग। क्या है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के गुण विशेष निम्नलिखित हैं। यह बहुत सुग्राही यंत्र है क्योंकि इसमें कम प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें कुंडली पर्याप्त कोण का विक्षेपित की जाती है। दूसरा हमारे क्या है, इस कुंडली के विक्षेप पर वायु चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य होता है। तीसरा क्या है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के किसी भी दिशा में रखा जा सकता है क्योंकि इस पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जरूरी चीज है। यह यंत्र में अवमंदन यानी डैम्पिंग की व्यवस्था की जा सकती है जिसके प्रेक्षण शीघ्र लिए जा सकते हैं। चलिए अगला हमारा क्या है, धारा मापी के लाभ क्या क्या है, आप समझिए
लाभ हमारे पास बहुत सारे हैं, जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। धारामापी के लाभ निम्नलिखित हैं। धारामापी को चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाकर तथा मरोड़ी दृढ़ता को घटाकर अति सुग्राही बनाया जा सकता है। क्या करके? चुंबकीय क्षेत्र। याद करिए हमारे पास क्या आया था, जो SI आया था वो क्या आया था? वो आया था NBA/C के बराबर आया था। यानी अगर हम चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे तो SI की वैल्यू बढ़ेगी, और C घटाएंगे तो क्या होगा? SI की वैल्यू बढ़ेगी। वही लिखा गया है। कुंडली को अत्यंत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसका लाभ यह भी है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के विक्षेप को प्रभावित नहीं करता है, जिससे धारामापी को किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। कुंडली में विक्षेप उसमें प्रवाहित धारा के प्रबलता के अनुक्रमानुपाती होता है। विक्षेप की बात कर रहा हूं, थीटा। याद करिए थीटा हमारा क्या आया था? NIAB अपान क्या आया था? C आया था। यानी क्या हो रहा है? I के क्या हो रहा है? समानुपाती है। यानी देख विक्षेप की बात कर रहा हूं, थीटा धारा की प्रबलता के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः विक्षेप का मापन के लिए रेखीय स्केल का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर पहले धारा आई थी तो मान लो 5 डिग्री का विक्षेप था, अगर धारा 2I हो जाएगी तो विक्षेप क्या होगा? 10। चूंकि कुंडली धातु के फ्रेम से लिपटी होती है अतः भंवर धाराओं के कारण अवमंदन उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली शीघ्र ही विराम अवस्था में आ जाती है। चलिए अब बात करते हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। अब कैसे बनते हैं धारामापी से अमीटर कैसे बनाते हैं? देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या एक जो गैल्वेनोमीटर होता है जिसको हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए धारामापी को अमीटर बनाने के लिए धारामापी के कुंडली के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। इस प्रतिरोध को संट कहते हैं। धारामापी के प्रतिरोध G, धारामापी का प्रतिरोध जो है G है तथा पूर्ण स्केल का विक्षेप की आवश्यक धारा IG माना धारामापी पे I एम्पियर का परास और अमीटर जो में बदलना है तो आवश्यक संट के प्रतिरोध S। यदि संट की धारा IS है तो किरचॉफ के नियमानुसार सारी चीज मैं बता दे रहा हूं आपको। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर हो गया, इसमें अधिकतम धारा जो है वो IG जा सकती है। इसका रेजिस्टेंस क्या है? RG मैं बोल दे रहा हूं। रेजिस्टेंस क्या RG है, या हम इसको यहाँ पे जो दिया गया है उसको मैं ले रहा हूँ, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? प्रतिरोध G है। चलिए मैं इसको प्रतिरोध क्या मान ले रहा हूँ? G ही मान ले रहा हूँ। चलिए इसका प्रतिरोध हमारा G के बराबर है। हमें किसी भी यहाँ पे हमें धारा I मेजर करना है। अगर मैं बात करूं सर्किट में धारा क्या जो हमारा एमीटर बनेगा उसमें धारा में I मापना है, तो क्या करते हैं हम लोग? पैरेलल में एक संट लगा देते हैं। इसमें अधिकतम धारा IG ही जाएगी, तो जो बची हुई धारा है I माइनस IG वो कहां जाएगी? संट में जाएगी। तो हम करेंगे क्या? जो इसके बीच विभवांतर है वो इसके बीच विभवांतर होगा, यानी IG इंटू G इसका प्रतिरोध उसके क्या होगा? I माइनस IG इंटू संट का प्रतिरोध। तो यहां से हम निकाल सकते हैं I कैसे? IG इंटू G अपान S इक्वल टू क्या होगा? I माइनस IG। तो बताइए हम लोग I निकाल सकते हैं ना? यहाँ पे कितना आएगा? I आएगा हमारा IG इंटू G बटाई S प्लस IG, ये हमारा I होगा। इस तरीके हम I निकाल सकते हैं। और जो हमारा संट है संट भी निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा था क्या था हमारा? IG इंटू G जो आया था वो आया था I माइनस IG इंटू संट का प्रतिरोध। तो संट का प्रतिरोध जो होगा हो जाएगा IG इंटू G अपान I माइनस IG। इस तरीके से हम लोग संट का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस सूत्र से आवश्यक संट प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, जो हमने आपको पहले बता दिया। IG भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है उससे कुछ भी निकाला जा सकता है। I संट भी निकाला जा सकता है जो हमने आपको बता दिया, IG भी निकाला जा सकता है। सारी की सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। इसमें आगे बढ़े, यह सूत्र संट को प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है यदि इस प्रकार बने अमीटर का प्रतिरोध RA है। तो अब RA कैसे होगा? देखिए अगर मुझे इस यहां देखिए बैक आते हैं, अगर मुझे इसका पूरा प्रतिरोध निकालना है जो हमारे पास ये पूरा बना हुआ पूरा प्रतिरोध क्या होगा? दोनों हमारे पास एक प्रतिरोध यहाँ पे एक यहाँ पे है, दोनों किसमें? समांतर में है। समांतर में कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1 अपान R इक्वल टू क्या होगा? R प्लस संट का प्रतिरोध, तो यहां से R जो आ जाएगा वो आ जाएगा SG अपान S प्लस G। इतना प्रतिरोध हमारे पास किसका आ गया? एमीटर का प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है।